हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो फिर से हम लोग एक्सक्रीशन का ही एक वीडियो करने वाले। राइट, एक्सक्रीशन में दो वीडियोस कर रखे हैं। देख लिया है कि एक्सक्रीशन किस सिस्टम से होता है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या एक्चुअली एक्सक्रीट होता है। राइट, अब फाइनली हमें यही देख लेना है कि किडनी किन सेल से बना होता है। इफ यू रिमेंबर, unit of kidney, functional unit of kidney, it was called nephron, right? NEPHRON, nephron। उन नेफ्रॉन्स के लेवल पर, मतलब नेफ्रॉन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि यूरिन फॉर्म हो रहा है, वो एग्जैक्टली नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड डायलिसिस। लास्ट में डायलिसिस भी बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए उन्हें जाकर। वो देख वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा, या बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई देखो, अब जो यूरिन होता है ना, अगर किडनी का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें बाहर बाहर कॉर्टेक्स हुआ करता था और बीच में मेडुला होता था। राइट, कॉर्टेक्स में अ, जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वगैरह वाला पार्ट होता है, और मेडुला में उसका लूप ऑफ हेनले वगैरह होता है। राइट, तो और रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आता है, वो आर्टरी फिर बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरियोल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। राइट, वो उनके थ्रू ब्लड नेफ्रॉन तक जाएगा, वो ब्लड फिल्टर होगा और वो रीनल वेन से वापस आ जाएगा। राइट, जो ब्लड से फिल्टर हुआ, मतलब जो ब्लड से निकाला गया, उसको सारे के सारे नेफ्रॉन्स कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू एक रीनल पेल्विस स्ट्रक्चर था उसमें डाल रहे थे, और वो फिर फाइनली सारा कलेक्ट होकर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा था। राइट, तो नेफ्रॉन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? ब्लड गया, उसके बाद वो फिल्टर कैसे हुआ, क्या क्या फिल्टर हुआ, दैट वी विल सी। तो यूरिन फॉर्मेशन में ना मेजरली चार स्टेप्स, चार चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। राइट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सब समझते ही है। फिल्ट्रेशन एकदम एकदम लेमैन की भाषा में बोले तो छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। ठीक है, टिपिकली वही है वो। राइट, फिल्ट्रेशन का वही मतलब है। अब वो किस लेवल से आप छान रहे हो, उसके हिसाब से फिर उसके मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, मतलब फिल्ट्रेशन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, बहुत छोटी छोटी चीजों को भी फिल्टर कर दिया जा रहा है। ठीक है, और एकदम प्रॉपरली हो रहा है, जिन चीजों को फिल्टर नहीं करना है उन्हें नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कहाँ पे होगा? ब्लड में से चीजों को जिन्हें निकालना है उन्हें फिल्टर करके निकाल दिया जाएगा, बाकी को ब्लड में ही छोड़ देंगे। राइट, ये होता है ग्लोमेरुलस में, बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्लड में से सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, सारी चीजें नहीं, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो ब्लड से फिल्टर नहीं हो पाते। बाकी बहुत सारी चीजें, सोडियम आयंस, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ कुछ ये सारे फिल्टर हो जाते हैं, बट जनरली जिनका साइज वगैरह ज्यादा होता है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह जनरली फिल्टर नहीं हो पाते। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन। राइट, रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ? याद है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत लंबा सा ट्यूब्यूलर था, उतना लंबा ट्यूब्यूल कुछ तो सोच के रखा होगा भगवान ने। ठीक है, क्या है कि जितनी चीजें फिल्टर हुई ना, उसमें से कई चीजें वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब वो वापस ब्लड में चली जाती है। ब्लड में से आई थी और उसमें से मैक्सिमम पोर्शन, मतलब अराउंड 99% थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि भैया जब रीएब्जॉर्ब भी करना था तो लिया क्यों था? राइट, बहुत लाजमी है आपका ऐसा सोचना, हम लोग सब देखते हैं। फिर सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कि कुछ कुछ चीजें ना, फिल्टर तो हुआ ही, उसके बाद भी ब्लड में से कुछ कुछ चीजें आकर ऐड हो जाती है उसमें। ठीक है, रीअब्जॉर्ब होने की बात नहीं कर रहा हूं, उसका उल्टा, यानी कि ब्लड से और भी कुछ चीजें वापस इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है, यूरिन में ऐड हो जाती है। ठीक है, एंड फाइनली एक्सक्रीशन। फाइनली जब सब कुछ फॉर्म हो गया, यूरिन फॉर्म हो गया, तो उसको कलेक्टिंग डक्ट से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है,
इन्हीं 4 प्रोसेसेस को हम लोग थोड़े अच्छे से देखने वाले, राइट? सो रेडी, लेट्स गो। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो याद है ना? सबका नाम याद है सारे पार्ट्स का? व्हाट इज दिस वन? दिस इज ग्लोमेरुलस, राइट? ग्लोमेरुलस, जिसमें से एक साइड से ब्लड आएगा, दूसरे साइड से चला जाएगा, ठीक है? तो जिधर से आएगा उसको क्या बोलते हैं? मान लिया कि इधर से ब्लड आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट, अफरेंट आ रहा है, राइट? अफरेंट आर्टरियोल। जबकि जिससे ब्लड वापस चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इफरेंट आर्टरियोल, राइट? अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट से ब्लड आएगा नेफ्रॉन में और इफरेंट से जाएगा, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो ब्लड वेसल्स का, जो आर्टरियोल्स का जो लूप बना हुआ है, काफी कॉम्प्लेक्स सा, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है? तो अफरेंट आर्टरियोल जो होता है, इसका डायमीटर जनरली ज्यादा होता है इफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है? अफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो इफरेंट आर्टरियोल के मुकाबले ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर ना, ये ग्लोमेरुलस के अंदर एक ब्लड में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है, ताकि चीजें आराम से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में एंटर कर सके। अगर ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो उसमें से चीजें बाहर निकलने की कोशिश करेंगे ना, और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा आराम से हो जाएगा, ठीक है? तो होता क्या है कि ये वाला पोर्शन थिक होता है, जबकि ये पोर्शन थिन होता है, राइट? तो एक तरीके से निकलने का रास्ता आपने कम कर दिया, और ब्लड तो आ ही रहा है क्योंकि उधर थिकर है, राइट? तो ब्लड को थोड़ा ठहरना पड़ेगा, उसका एक कलेक्शन बनेगा ग्लोमेरुलस, जिसके वजह से उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और वो फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है? आई बात समझ में? और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड, नंबर 2, दिस इज कॉल्ड, if you remember, what is this is Bowman's capsule या सिंपली रीनल कैप्सूल, ठीक है? बाउमेंस कैप्सूल, इसी के अंदर तो ग्लोमेरुलस है, और यहीं से ब्लड में से फिल्टर होके चीजें इंटर करेंगी नेफ्रॉन में, ठीक है? राइट? इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या था? नंबर 3, दिस वाज कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्यों? क्योंकि शुरू में कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड क्यों? क्योंकि ये ऐसा जिगजैग टाइप का है, मुड़ा हुआ है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? पीसीटी, राइट? उसके बाद आते हैं तो ये क्या था? नंबर 3, दिस वाज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग क्यों? क्योंकि यहां से चीजें नीचे आएंगी। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ व्हाट? लूप ऑफ हेनले, ठीक है? ये जो लूप बन रहा है, इधर से आया, ये लूप बना, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, और ये वाला पार्ट उसका डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि यहां से चीजें नीचे आएंगी, ठीक है? सो दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, राइट? और ये जो वापस जाएगा, दैट इज ऑफ कोर्स द ऑपोजिट, ascending limb of loop of हेनले, राइट? और ये जिस मीडियम में डूबा हुआ है, ठीक है, ये आपको पता है ना, इतना, ये इसके नीचे का पोर्शन मेडुला होता है और ऊपर का कॉर्टेक्स होता है, लगभग लगभग, ठीक है? तो दिस इज मेडुलरी पोर्शन। तो ये किसी भी चीज में तो डूबा हुआ होगा ना, ठीक है? तो उसको हम, आप लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकते हो, या सिंपली उसे हम लोग मेडुलरी इंटरस्टिशियम बोलते हैं, ठीक है? भाई ये पोर्शन जो मेडुला में डूबा हुआ है, तो आसपास फ्लूइड वगैरह होगा ना, होना भी चाहिए, तभी तो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनेगा, ऑस्मोसिस तभी तो हो पाएगा, चीजें अंदर बाहर तभी तो जा पाएंगी, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरी इंटरस्टिशियम। बहुत भयंकर नाम है ना? दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जिसमें ये ट्यूब्यूल डूबा हुआ है, राइट? या जहां पर ये प्लेस्ड है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या था? दिस वाज कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। डिस्टल क्यों? क्योंकि दूर वाला है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेम रीजन, कॉन्वोल्यूटेड है, स्ट्रेट नहीं है, सो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। ये क्या है? दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जिसमें कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स के
DCT आकर मर्ज करते हैं, यहाँ देखो इधर से भी एक आ रहा है, ठीक है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये फाइनली किस में जाएगा, दिस विल, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट फिर मर्ज करेंगे रीनल पेल्विस में, और जो फिर मर्ज कर जाएगा आपका यूरेटर, राइट। तो इसी तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब हर पार्ट का ना अपना अपना फंक्शन है। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, ये तो हमें मतलब पता चल गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, राइट। तो जो पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो कहाँ होगा, वो होगा ग्लोमेरुलस, राइट। यहाँ से चीजें ब्लड में से फिल्टर होके आज आ जाएंगी ट्यूब्यूल्स में, यानी कि नेफ्रॉन में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई होप नॉट, ठीक है। तो यहाँ से चीजें फिल्टर होंगी, क्या क्या चीजें फिल्टर होंगी, वाटर होगा फिल्टर, ठीक है। कुछ आयंस जैसे Na+, ठीक है, K+, Cl-, ये सारी चीजें अंदर आ जाएंगी। कुछ अमाइनो एसिड्स भी हो जाएंगे, कुछ, सारे नहीं, ठीक है। ग्लूकोज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सारी चीजें फिल्टर होकर ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगी, बाकी चीजें ब्लड में ही रहेंगी और वो आगे बढ़ेंगी। ध्यान रहे कि प्रोटीन्स जिनका साइज बड़ा होता है वो फिल्टर नहीं होते, वो फिल्टर नहीं हो पाते, ठीक है। तो जब ये ब्लड आगे बढ़ेगा, तो इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर करेक्टली, तो ये जो आर्टेरियोल ऐसा नहीं कि उधर भाग जाता है, ठीक है, नहीं, ये भी ट्यूब्यूल के साथ ही चलते हैं, राइट। और ये कुछ इस तरीके से आता है ना कि ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे बढ़ेगा, इधर आएगा पीसीटी के साथ, और ये ना फिर यहां से डिसेंड करता है इधर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेल्ले से। ध्यान रहे, ये जो आ रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब के साथ नीचे नहीं आएगा, ये ब्लड वेसल जो आएगा, ये इफरेंट आर्टेरियोल का जो कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है, ये दिस विल कम लाइक दिस, राइट। ये किसके पैरेलली जा रहा है, देखो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिल, एक्चुअली पैरेलली नहीं, एंटी पैरेलल जा रहा है, ठीक है। इधर से ये आएगा और ये इधर से जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। और बीच बीच में ना इसमें इंटरकनेक्शंस बने होते हैं, ठीक है, देयर आर इंटरकनेक्शंस, ठीक है। मतलब जैसे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ना, वैसा ही बना होता है। इसे हम लोग वासा रेक्टा बोलते थे, ठीक है। इसका भी अपना एक काम है, ठीक है। तो जो ट्यूब्यूल है उसमें फ्लो किधर से किधर हो रहा है, उसमें इधर से आया और इधर की ओर जाएगा। लेकिन जो इफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आ रहा है, वो देखो, वो इधर से आएगा और इधर की ओर जाएगा, ठीक है। इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, ये ऐसे ही झूठ मूठ का नहीं है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कि ट्यूब्यूल में चीजें इधर से इधर फ्लो कर रही हैं, जबकि उसके पास जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसमें उसके ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। इसका एक काम है, काम क्या है, वही रीअब्जॉर्प्शन वगैरह, सिक्रीशन वगैरह, ठीक है। तो होगा क्या कि ये चीजें तो फिल्टर हो जाएंगी, प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाएगा, यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हैव यू एवर हर्ड ग्लोमेरुलर filtration rate, more popularly known as GFR, right? Glomerular filtration rate। ये क्या है कि ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेट बन रहे हैं, मतलब ब्लड में से जो चीजें निकल रही हैं वो फिल्ट्रेट है। तो हर मिनट या टाइम के हिसाब से कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। टू सिंपली डिफाइन, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन द ग्लोमेरुलस पर मिनट, पर मिनट, राइट। क्या लिखेंगे, लिखना हुआ तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट यानी जिस चीज को फिल्टर किया गया, फिल्ट्रेट, फिल्टर करने के बाद जो चीज बच गया, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ग्लोमेरुलस, या इन बाउमन्स कैप्सूल भी लिख सकते हो, पर मिनट, राइट, पर मिनट, ठीक है। आई बात समझ में, ये कितना होता है पता है, हमारे किडनीज में कितना होता है, दिस इज अप्रोक्स 120 ml पर मिनट, ठीक है, 120 ml पर मिनट। दोनों किडनीज के सारे नेफ्रॉन्स का अगर कलेक्शन मिला दिया जाए तो हर मिनट यहाँ पे करीब 120 ml का फिल्ट्रेट बनता है, यानी 120 ml चीजें
फिल्टर कर ली जाती है, ठीक है। अराउंड 15 to 20% ब्लड जो कि हार्ट ने पंप किया है वो किडनी में जाता है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना ब्लड है, करीब 5 लीटर, 4.5 से 5 लीटर अप्रॉक्स एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी में। उस 5 लीटर का 15-20% कहाँ जाता है, किडनी में फिल्टर होने जाता है हर मिनट, राइट। और उसमें से भी सारा तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा ना, कुछ तो आगे जाएगा ही, राइट। तो यहाँ पे कितना फिल्टर होता है, 120 ml पर मिनट, ठीक है। करीब हर 5 मिनट में जो ब्लड है, पूरे बॉडी का ब्लड किडनी से गुजर चुका होता है एक बार, हर 5 मिनट, ठीक है। तो हर मिनट 120 ml का फिल्ट्रेट बन रहा है हर मिनट, ठीक है। और किडनी इज वर्किंग सो विगरसली, राइट। तो अब अगर से खुद ही सोचो कि अगर एक मिनट में 120 ml बन रहा होगा तो एक घंटे में कितना बनता होगा, और फाइनली एक पूरे दिन में कितना बनता होगा, ठीक है। इफ यू रियली डू द कैलकुलेशन, ये तो हो जाएगा ना। कैसे करेंगे भाई, एक मिनट में 120 ml है तो एक घंटे में कितना, इंटू 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, उस जो आएगा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट। जो वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि एक पूरे दिन में किडनीज में इतना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है डेली, राइट। द वैल्यू विल कम अराउंड 180 लीटर्स, 180 लीटर, ठीक है। एक दिन में इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अब सुन के पॉसिबल लग रहा है 180 लीटर, नहीं ना। 180 लीटर कैसे हो सकता है, इतना तो ब्लड नहीं है यार हमारे पास, राइट। 180 लीटर अगर फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना कि इतना यूरिन फॉर्म हो रहा है, इतना यूरिनेट करते हैं क्या हम लोग, इतना ब्लड ही है क्या हमारे, 4 से 5 लीटर ब्लड है, तो 180 लीटर कहां से आ गया। तो भैया इसके दो रीजन है। एक तो सिंपल रीजन ये है कि एक ही ब्लड बार बार जा रहा है ना किडनी के थ्रू, नेफ्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। वो जो आपने पूरा दिन का जोड़ लिया तो क्यों ना कि नया नया ब्लड आ रहा है, एक ही ब्लड आपने बार बार घूम रहा है, ठीक है, उसमें से फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, राइट। तो एक ही चीज को आप बार बार ऐड कर रहे हो ना, एक रीजन तो ये हो गया। बट फिर भी जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ वो तो चला गया यूरिन के साथ, राइट। तब तो ब्लड धीरे धीरे खाली हो जाना चाहिए एक तरीके से, राइट, है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका रीजन है स्टेप नंबर 2, री एब्जॉर्प्शन। जितनी भी चीजें एब्जॉर्ब फिल्टर हुई हैं उसमें उसमें से मोर देन 99% ऑफ द थिंग्स आर री एब्जॉर्ब, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेली फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है 180 लीटर, और डेली हमारा यूरिन एक्सक्रीशन है अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स, ठीक है। तो ये जो 180 लीटर्स में से एक ही लीटर एक्चुअली में एक्सक्रीट किया जा रहा है, बाकी 179 लीटर्स तो रह गया होगा बॉडी में ही, ठीक है। तो करीब 99% से भी ज्यादा अमाउंट तो बॉडी में ही रह गया, वो बाहर आया ही नहीं, ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि 99% ऑफ से भी ज्यादा जो पोर्शन था फिल्ट्रेट का वो वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया गया, एक्सक्रीट नहीं किया गया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन योर माइंड कि 99% से भी ज्यादा जो फिल्ट्रेट है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसे एक्सक्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट इज स्टेप नंबर 2। तो ये जितनी चीजें भी यहाँ से फिल्टर हुई है ना, इनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बगल बगल में जो ब्लड वेसल्स है उसी में वो वापस चला जाएगा, ठीक है, ट्यूब्यूल से निकल निकल के, राइट। जिसमें से जो पीसीटी है, इसमें सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन तो यहीं पे होगा ना, सबसे पहले तो पीसीटी में ही आएगा फिल्ट्रेट। क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा यहाँ, यहाँ मैक्सिमम वाटर और सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम वाटर और सोडियम आयंस, पूरे नेफ्रॉन में जितना रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, उसमें से मैक्सिमम वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैक्सिमम, ठीक है। बाकी जगह थोड़ा मोड़ा होता है, राइट। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड Na+, राइट। मैक्सिमम चीज वहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाती है पीसीटी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता है, राइट। तो उसके बाद शुरू होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और उसके बाद जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दोनों ऑपोजिटली काम करते हैं। लूप ऑफ हेनले का जो फंक्शन होता है, लूप ऑफ हेनले का
ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, मतलब यूरिन को ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सल्यूट का अमाउंट बढ़ना चाहिए, सॉल्वेंट का अमाउंट घटना चाहिए। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या करता है ना, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है। समझ में आई बात? ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिल है, इसका जो वॉल्स है वो जिन सेल्स का बना है उस उनके मेम्ब्रेन्स वाटर के लिए परमिएबल होते हैं, मतलब वो वाटर को क्रॉस करने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को या आयंस को अपने क्रॉस करने नहीं देंगे, राइट। और असेंडिंग लिम्ब इसका उल्टा करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है लेकिन वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता, राइट। तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो यूरिन नीचे की ओर आएगा, इधर वाटर यहां से रीअब्जॉर्ब होना शुरू होगा, यानी बाहर निकलना शुरू होगा। बाहर निकलकर कहां जाएगा, ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम बताया था, इसके बाहर का जो स्पेस है उसी में आएगा ना, राइट। अच्छा ये बताओ, यूरिन नीचे जाते जाते हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा? नीचे जाने पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर घट रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है ना, तो यूरिन विल गेट हाइपरटोनिक, हाइपर HYPER, हाइपरटोनिक, राइट। नीचे आया, ठीक है। एकदम नीचे आते आते जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है, आसपास तो है ना फ्लूइड, उसके करीब आइसोटोनिक हो जाता है। तो मतलब यहां पर ना इस वाले पोजीशन में, जहां से इसको यू टर्न लेना है, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे सिचुएशन आइसोटोनिक हो जाता है, मतलब लगभग ना कोई एब्जॉर्प्शन होता है ना कोई एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब जब यहां से ऊपर की ओर जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, राइट, तब क्या होगा, अब इसके मेम्ब्रेन्स किसके लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, राइट, और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो वाटर तो ना बाहर से अंदर आ पाएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है, यानी कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सब अंदर से बाहर जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो यूरिन नीचे आते आते हाइपरटोनिक हुआ था, अब वो ऊपर जाते थे फिर से हाइपोटोनिक होगा, क्यों, क्योंकि अब सल्यूट का भी तो अमाउंट घट रहा है, ठीक है। तो चीजें रीअब्जॉर्ब होते जा रही है, ठीक है। और बगल में ये जो ब्लड वेसल है ना, ये उल्टा फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। किसको बोलते हैं, ये इस चीज को बोलते हैं कि जो यूरिन है वो इधर से इधर जा रहा है, और बगल में जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं, यानी कि उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि इससे एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है का मतलब कि भाई ऑस्मोसिस तो पढ़ा है, आपको पता है कि चीजें हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक फ्लो करती है, कम से कम वाटर तो ऐसे ही फ्लो करता है, राइट। तो ये जो ग्रेडियंट है, मतलब ये जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का, ये मेंटेन रहेगा तभी फ्लो करेगा ना। अब जैसे यहाँ पर आइसोटोनिक हो गया तो यहाँ तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो कम से कम एक डिफरेंस तो होना चाहिए ताकि चीजें एटलीस्ट मूव करें, राइट। तो इसी चीज को मेंटेन करने में वासा रेक्टा हेल्प करता है, ठीक है। जब नीचे की ओर आ रहा था तो यूरिन हाइपरटोनिक हो रहा था, देखा, ऊपर जाते जाते फिर से हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो मेडुला है, नीचे का जो पोर्शन है, उसमें पक्का ऊपर का पोर्शन भी ऐसा होगा कि वो चीजों को बाहर निकलने दे रहा है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो इस काम को बंद कर देगा, तभी तो आइसोटोनिक हो गया। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी है ना, जो डिफरेंस है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये ब्लड वेसल्स, वासा रेक्टा। और जो मैकेनिज्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट यानी उल्टा, करंट का मतलब फ्लो, काउंटर मतलब उसका ऑपोजिट, राइट, ठीक है। तो क्या हुआ, यूरिन जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में आया तो हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि उसमें से वाटर निकल गया, और जब असेंडिंग लिम्ब से ऊपर फ्लो किया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, वो फिर से हाइपोटोनिक हो गया क्योंकि उसमें से आयंस निकल गए, राइट। और इसी तरीके से वो डीसीटी में फ्लो किया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, ठीक है। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में भी कुछ कुछ बची खुची चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट, यहां भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसे ही चीजें नेफ्रॉन के अंदर हो रही है। इधर मैक्सिमम चीजों का तो रीअब्जॉर्प्शन यही पीसीटी में हो गया, बाकी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इधर
डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ लुपोफेनले के, फिर असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स का हो गया, कुछ कुछ चीजें बची, कुछ डीसीटी में हो गई, और कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एक हार्मोन का नाम सुना होगा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट, वो कलेक्टिंग डक्ट पर रिएक्ट करता है। ठीक है, वाटर के रिटेंशन में हेल्प करता है। एंटी डायूरेटिक, डायूरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, तो वो एंटी डायूरेटिक है, मतलब वो बॉडी से लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो वो कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन वगैरह बढ़वा देता है, राइट। ठीक है, ये तो बात हुई रीअब्जॉर्प्शन की। कुछ चीजें सिक्रीट भी होती है, मतलब कुछ चीजें बाहर से अंदर भी आती है ट्यूब्यूल्स में, यूरिन में ऐड होने, जैसे पोटेशियम आयन और H+ आयन या अमोनियम आयन, ये चीजें और अमोनियम आयन NH4+ आयन, ये चीजें सिक्रीशन वाले स्टेप का हिस्सा है। मतलब ये चीजें ना बाहर से अंदर की ओर आ जाती है, ट्यूब्यूल्स में ऐड हो जाती है जगह जगह पर, डीसीटी में भी ऐड होती है। ठीक है, तो ये सिक्रीशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब फाइनली जब यूरिन फॉर्म हो गया है तो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, यहां से वो एक्सक्रीट हो जाएगा। समझ में आया पूरा या नहीं? सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, सोडियम आयन फिल्ट्रेट हो गए, वो कुछ और भी इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्ट्रेट हुए, वाटर हुआ, कुछ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज फिल्ट्रेट हो गया। अब आपको पता है एक बात कि यूरिन में नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज नहीं आता। ठीक है, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक लिमिट होता है कि उस अगर उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट है ब्लड में तो वो यूरिन में आएगा ही नहीं। जब वो वाला लिमिट क्रॉस होगा तभी यूरिन में अपीयर करता है ग्लूकोज। तो अगर यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है मतलब कि वो आदमी डायबिटिक हो सकता है, होने की संभावना पूरी पूरी। नॉर्मली ग्लूकोज नहीं आता, लेकिन ग्लूकोज फिल्टर तो हो रहा है यहाँ पे, तो वो पक्का रीअब्जॉर्ब हो जा रहा होगा, तभी तो वो नहीं आ रहा है। ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जा रहा होगा ना, तभी तो वो यूरिन में नहीं आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर और आयंस तो पीसीटी में हो जाएंगे, वाटर फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिलिन में होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफिलिन में होंगे। ठीक है, सोडियम आयंस वगैरह या जो वाटर होगा ये अक्सर ग्लूकोज के साथ ही रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, फिर डीसीटी में भी कुछ बची कुछ चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फाइनली जो बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जाकर रिनल पेल्विस में मिलेगा, रिनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा और वहां से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिन बनकर फाइनली यूरिन विल बी रेडी। तो इतने सारे काम हो रहे हैं नेफ्रॉन में, और ये तो मैं एक तरीके से समरी ही बता रहा हूँ। ठीक है, जब बहुत आगे जाकर इन चीजों को पढ़ोगे तो एक एक चीज डिटेल में पढ़ना होगा, राइट, कि कहाँ पे क्या हो रहा है और एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में, रीअब्जॉर्प्शन तो थ्रू आउट दी ट्यूब्यूल हो रहा है, सिक्रीशन भी लगभग सभी जगह होता है। मेनली किन किन चीजों का होगा, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, H+ आयंस, इनका सिक्रीशन होता है, मतलब इसको यूरिन में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और फाइनली फिर एक्सक्रीशन होगा, मतलब यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के बाहर निकल। ठीक है, दैट्स हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन। गॉट द पॉइंट? सब कुछ आ गया समझ में? ठीक है, अगर समझ में आ गया है ना तो एक काम कीजिए, जो भी एक तो नोट कर लो, और जो भी समझ में आया, जो भी बातें बताई गई, जो भी आपने सुना, उसको ना फटाक से खुद से, राइट, खुद से अगर अभी डाउट लग रहा है तो एक बार और देख लो और फिर खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, कितना देर लगेगा यार, समझ में आ गया वो तो 5 मिनट में तो हो जाएगा। ठीक है, लिखने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, अभी लिख लोगे ना, आई हैव माई वर्ड्स, ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा अगर आप ये काम अभी तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन इतना ही था, खत्म हो गया। एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, जो आप लोग किडनी के फंक्शन के बारे में समझते होंगे। किडनी का फंक्शन बोले तो आपके दिमाग में क्या आता होगा, यूरिन फॉर्मेशन, राइट, बस ना, इतना ही नहीं, किडनी का काम सिर्फ यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, किडनी का काम ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना। वो तो कर ही रहा है इनडायरेक्टली, जब यूरिन फॉर्म हो रहा है
चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही है जरूरत के अनुसार, चीजें एक्सक्रीट हो रही है री जरूरत के अनुसार, राइट। तो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन कर रहा है। फिर इसके अलावा किडनी आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इफ यू डोंट नो, एक्चुअली यू मस्ट नो, किडनी सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रो याद है, एरिथ्रोसाइट्स किनको बोलते थे? आरबीसी। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, राइट। तो एरिथ्रोपोइटीन एक हार्मोन है जो कि एरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में यूज आता है, ठीक है। तो किडनी का एक काम ये भी है, ब्लड का फॉर्मेशन। जो जिन लोगों का किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है ना, जिनका मान लिया जाए दोनों किडनी फेल कर गया, ठीक है, तो उनके बॉडी में ना आरबीसी का भी प्रोडक्शन खत्म होने लगता है, अनीमिया हो जाता है उन्हें, ठीक है। अब नॉर्मली अगर नॉर्मली सोचा जाए तो किडनी के खराब होने से अनीमिया का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, एक्चुअली पूरा पूरा लेना देना है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से सिक्रीट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। इसके अलावा इतना ही नहीं, किडनी आपका विटामिन डी सनलाइट से मिलता है ना, हम लोग को पता है सनलाइट से मिलता है। सनलाइट में क्या पैकेट में रखा हुआ रहता है? नहीं, विटामिन डी होता है हमारे बॉडी में, सनलाइट के आने से उसका फॉर्मेशन ट्रिगर होता है एक तरीके से, उसका जो एक्टिवेशन होता है वो भी किडनी में होता है, इफ यू डोंट नो, ठीक है। तो ये एक काम ये भी करता है, किडनी में कुछ अमाइनो एसिड्स का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो किडनी का काम सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है, इसको भूल जाइए। चलो अभी हम लोग देखते हैं डायलिसिस। भाई मान लिया जाए ये जो बॉक्स है तो आप पहचान ही रहे होंगे, एनसीईआरटी में दिखा होगा, राइट, तो वहीं से लिया गया। डायलिसिस क्या होता है? लेट्स सपोज कि किसी आदमी की दोनों किडनीज फेल कर जाती, काम करना बंद कर देती, ठीक है। अगर आपका सिर्फ एक किडनी फेल हुआ है तो उससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, राइट। हाँ, दूसरे वाले पे लोड थोड़ा बढ़ जाएगा, बट उससे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, राइट। आप अपना जीवन नॉर्मली व्यतीत कर सकते हैं, बस थोड़ा स्ट्रेस वगैरह कम पड़ना चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। बताया था किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, मतलब किडनी पीछे से मिलेगा पहले, ठीक। तो होता क्या है कि अगर मान लिया जाए दोनों किडनीज फेल कर जाती है, ठीक है, हो सकता है कि किडनी में स्टोन्स हो गया हो, राइट, दोनों में कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उन चीजों को तो हम लोग सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किडनी फेल ही कर गया, मतलब उसके नेफ्रॉन्स ने ही काम करना बंद कर दिया, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा झंझट है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग एक आर्टिफिशियली हम लोग एक मैकेनिकल तरीका हम लोग अपनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस, राइट। और जो मशीन यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। और जो मशीन्स, जो अपैरेटस यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डायलाइजर। डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी। किडनी ही हुआ ना, उसी का काम कर रहा है भाई, राइट। हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं, वही बात है। क्या करते हैं, देखो ये अपैरेटस है जिसमें एक बॉक्स है, उसके अंदर ना एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। सोल्यूशन का एक खास कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हमें क्या चाहिए, ब्लड में से कुछ चीजें फिल्टर होकर बाहर आ जाए, ठीक है। तो कुछ चीजें फिल्टर होकर बाहर आ जाए, उसके लिए एक जरूरी है ना कि एक कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस प्रोवाइड किया जाए। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के ही तरफ फ्लो करेगा ना चीजें, तो वो डिफरेंस प्रोवाइड करोगे तभी तो चीजें फ्लो करेंगी, नहीं तो फ्लो ही नहीं करेंगी, राइट। तो एक सोल्यूशन में रखा जाता है जिसका जो सिचुएशन होता है, जिसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो ब्लड के ही जैसा होता है, राइट। हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि उसका कॉम्पोजिशन एकदम ब्लड के ही जैसा या कम से कम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसा रख पाए, ठीक है। जैसा इन्वायरमेंट नेफ्रॉन को मिल रहा था बॉडी के अंदर, वैसा ही इन्वायरमेंट हम लोग देने की कोशिश करते हैं। अब 100% तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना जितना भी हो पाए हम लोग ऐसा करते हैं। और जो ट्यूब्स है जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा है, वो एक सेमी परमेबल मटेरियल से उसके वॉल्स बने होते हैं, सेलोफेन वगैरह हो सकता है, ठीक है।
हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेबल ही होता है ना, वैसा ही उसको भी रखता है, ठीक है। और एक साइड से ब्लड निकाला जाता है, ठीक है। वो ब्लड क्या होता है कि ब्लड एक गया, राइट, और वो जाकर इधर फिल्टर हो जाता है। उसमें से जो चीजें हैं जो जिन्हें बाहर निकलनी थी वो बाहर निकलकर इस सोल्यूशन में आ जाती, ठीक है। ये बेसिकली यूरिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसे हम लोग अपना मस्त कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक साइड से सोल्यूशन ऐड भी करते रहते हैं, दूसरे साइड से उस यूरिन जो फॉर्म हो रहा है उसको कलेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। यही है कुल मिलाकर डायलिसिस, राइट। जरूरत के हिसाब से किसी नॉर्मली ये हफ्ते में एक बार ये ऐसा किया जाता है, ठीक है। पेशेंट की क्या जरूरत है उसके हिसाब से। अगर सिचुएशन बहुत सीवियर है तो हो सकता है कि हर दूसरे या तीसरे दिन भी करवाना पड़े, ऐसा भी होता है, राइट। तो क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी होगी डायलिसिस की। हम हो वही काम रहे जो किडनी में हो रहा था, हाँ उतने अच्छे से नहीं हो रहा हो, लेकिन हो वही रहे, ठीक है। बात क्लियर है। सो पर ये तो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन हो गया ना, बार बार डायलिसिस करवाना पड़ेगा। डायलिसिस प्रोसेस लंबा चलता है, 5-6 घंटा का, उतने देर तक पेशेंट को अपना वो लेटे रहना होता है, ठीक है। और जरूरी भी नहीं है कि हर जगह आपको ये सर्विस अवेलेबल हो, नजदीक अवेलेबल हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसका एक दूसरा सोल्यूशन भी है, अगर दोनों किडनीज फेल कर चुकी हैं तो एक सोल्यूशन बनता है किडनी ट्रांसप्लांट, राइट। कि दोनों या दोनों नहीं मिल पाया तो एक ही किडनी किसी का किसी डोनर से लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और वो काम करेगा। जितने भी ऑर्गन्स बॉडी में ट्रांसप्लांट होते हैं या हो सकते हैं आजकल, तो बहुत सारे ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेन, आई ट्रांसप्लांट में कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। लिवर, लंग्स, हार्ट, ठीक है। यहाँ तक कि हाथ पैर तक भी ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। पर जो ट्रांसप्लांट सबसे पहले हुआ था जिस ऑर्गन का, और जो सबसे ज्यादा होता है वो किडनी, ठीक है। ब्रेन का ट्रांसप्लांट, हार्ट का ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल, राइट। किडनी का ट्रांसप्लांट कंपैरेटिवली थोड़ा आसान, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि किडनी किसी का भी उठाया और लगा दी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपरली डोनर्स ढूंढने पड़ेंगे कि जो डोनर्स है उसका किडनी कंपैटिबल है कि नहीं। कंपैटिबल का मतलब, अब जैसे आईफोन्स में या एप्पल के प्रोडक्ट्स में एंड्रॉइड वाला प्रोडक्ट इंसर्ट करोगे तो काम नहीं करेगा, वैसे ही किसी का भी किडनी या किसी का भी बॉडी पार्ट किसी में भी फिट कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा, राइट। ब्लड ग्रुप जैसे मैच करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, वैसे ही ब्लड ग्रुप तो एक बात हुई, इसके अलावा और भी चीजें, हम बहुत सारी चीजें मैच करनी होती, ठीक है। होता क्या है ना कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अपने खुद के बॉडी के सेल्स को या चीजों को पहचानता है, इसीलिए हमारे खुद के सेल्स पे अटैक नहीं करते, राइट। लेकिन अगर दूसरी की चीजें ऐड कर दोगे तो इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे थोड़ा पता है कि आपका किडनी फेल हो गया है, आप बचने के लिए कर, राइट। इट विल सिंपली अटैक, राइट। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा डोनर मिले जो कि एकदम जितना ज्यादा हो सके जेनेटिकली नजदीक हो रिसीवर की, ठीक है। बेस्ट होता है कि अगर वो ट्विंस का जो डोनर है वो ट्विन ही है, जिसे किडनी दिया जा रहा है उसका, तो ठीक है। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो नियर बाई फैमिली में ही कोई मिल जाए, कोई रेडी हो जाए और मैच कर जाए उसका किडनी टाइप, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर हम लोग डोनर्स की तलाश करते हैं बाहर की ओर, ठीक है। एकदम वर्स्ट केस में हालांकि ये चीज फिजिबल तो नहीं है या होता नहीं होगा, बट वर्स्ट के सिनेरियो में दूसरे एनिमल्स का भी, ठीक है। अब एनिमल का मतलब शेर बाघ का नहीं लगा लेना, जो जेनेटिकली हमारे से नजदीक है, जैसे एप्स, चिंपैंजीज, ठीक है। तो वो जेनेटिकली हमारे से नजदीक है तो उनका किडनी भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ उनमें सर्वाइवल रेट ऑब्वियसली फिर कम रहेगा, चांसेस कम रहेंगे, लेकिन हाँ वर्स्ट के सिनेरियो में किया जा सकता है, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट हमें इन चीजों को एनकरेज करना चाहिए, राइट, ताकि जाने बच सके ज्यादा से ज्यादा, है ना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतनी ही चीजें बतानी थी। ये चैप्टर पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेसेस फाइनली ओवर होता है, खत्म होता है, ठीक है। हम लोग एक दो वीडियो और करेंगे इसमें जिसमें कि मैं क्वेश्चंस करवाऊँ, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह कैसे लिखेंगे जब एग्जाम्स में आएंगे तो वो सारी चीजें बताऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत जरूरी है भाई, जरूर करना, ठीक है। बट ओवरऑल ये चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। सारे वीडियो जब आपके पास अवेलेबल है, जो टॉपिक जब मन करे जहां से मन करे देख लेना, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार सारे वीडियोस को एक सीरीज में देख लेना, उसके बाद आपको पता रहेगा कि कहाँ पे कौन सा वाला टॉपिक अवेलेबल है। तो जिसकी जरूरत पड़े, कोई बुक सा भूल गए कभी, उसको वहीं पर से जाके देख ली, राइट। तो ऐसा ही करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस के साथ सब कुछ सुना समझा। आई होप कि वी आर हेल्पिंग यू, राइट, इन थिंग्स। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो, टाटा बाय बाय, सी यू।